हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम अपूर्वा वर्मा है। मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 में सिलेक्शन हुआ था और मुझे डैनिप्स एज अ सर्विस एलोकेट हुई है। डैनिप्स दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस, जो यूपीएससी की काफ़ी सारी सर्विसेज की लिस्ट है, उसमें डैनिप्स भी एक सर्विस है। हाँ, तो पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँ आप लोगों को, तो मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। बट मेरे फादर बोकारो स्टील प्लांट में पोस्टेड हैं, तो मैंने झारखंड डीपीएस बोकारो से अपनी पढ़ाई की। उसके बाद मैंने अपना बीटेक एनआईटी मणिपुर से किया है और 2018 में पास आउट होने के बाद फिर मैं यूपीएससी की तैयारी में लग गई थी और मेरा जो सेकेंड अटेम्प्ट था 2020 वाला, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिलहाल मेरी ट्रेनिंग चल रही है, जो दिल्ली पुलिस एकेडमी है झरोडा कलान दिल्ली में, वहाँ पे। गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? तो अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ तो 2018 में कॉलेज से निकलने के बाद मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। मैं दिल्ली में रह के ही इनिशियली तैयारी की, बट फिर कोरोना का टाइम आ गया था, जैसा आप सबको पता है, 2020 में। तो उसके बाद मैंने अपना 2020 वाला अटेम्प्ट घर से ही दिया था और फिर इंटरव्यू काफ़ी पोस्टपोन होते होते जो 2020 का इंटरव्यू है वो सितंबर 2021 में हुआ था और मेरा इंटरव्यू सेकंड लास्ट डे था 21 सितंबर। फिर 23rd या 24th को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। तो मैंने इनिशियल जो अपनी तैयारी है उसके लिए मैंने थोड़ी सी कोचिंग की हेल्प ली थी, क्योंकि मेरे लिए ऑल टुगेदर सब कुछ न्यू था। कॉलेज से निकल के इवन मैं उस टाइम तक न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ती थी, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैंने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की 2018 में। तो मेरा ऑप्शनल मैंने पीएसआईआर का लिया था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और जीएस की तैयारी में मैंने कोचिंग की हेल्प ली। बट आफ्टर माय पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं यही बोलूँगी कि कोचिंग आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दे सकती है, कैसे आगे अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, बट इन दी एंड जो सेल्फ स्टडी का कंपोनेंट है वही आपको हेल्प करेगा आगे जाकर, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऐसी है, ऐसा अब कुछ सिलेबस फिक्स रह नहीं गया है, एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड। तो उसके लिए एक बहुत वाइड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको टॉपिक्स की, इश्यूज़ की। वो कोचिंग वाले आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में नहीं बता सकते। तो आप लोग जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, कोचिंग कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं लीजिए। हेल्पफुल तो होगी, काफ़ी सारे टॉपिक्स जो आपको समझने में डिफ़िकल्टी आएगी, वहाँ पे आप बिल्कुल कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप मेनली अपने जो सेल्फ स्टडी वाला कंपोनेंट है उस पे फोकस करें। तो अभी जो एक एक करके मैं क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस करती हूँ। जो प्रीलिम्स के लिए जीएस 1 और 2 की तैयारी है, तो मेरा 2 चीज़ों पे काफ़ी फोकस था प्रीलिम्स के लिए। मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्रीलिम्स 2 बार क्लियर किया हुआ है। तो प्रीलिम्स में मैं जिन चीज़ों पे फोकस करती थी वो थी यूपीएससी का। अब अभी तो खैर वो चीज़ नहीं बोल सकती, क्योंकि काफ़ी पैटर्न चेंज हो गया पिछले 1-2 साल में। फिर भी मैं बोलूँगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप ज़रूर से देखिए, जब तक के मिल सकते हैं आपको। मैं तो 2011 और उसके प्रीवियस भी जाके क्वेश्चन सॉल्व करती थी, और जब आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे ना, तो आपको 2-3 चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएंगी। एक तो जो कोर एरियाज होते हैं, जो बार बार यूपीएससी रिपीटेडली ऐसा बोलते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस अनलिमिटेड है, बट अगर आप बहुत स्ट्रैटेजिकली देखेंगे तो कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आर्ट एंड कल्चर में बात करूँ, तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो
ये सारे टॉपिक्स आपको कैसे पता लगेंगे? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया लगते जाता है। तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। दूसरी चीज़ ये थी कि एक जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि 2 टाइप ऑफ सिलेबस है। एक है जो आपका स्टैटिक पार्ट है और एक है जो आपका करंट अफेयर्स बेस्ड सिलेबस है। अभी करंट अफेयर्स बेस्ड सिलेबस को मैं ऐसे देखती हूँ कि उसमें इनपुट आपको काफ़ी ज़्यादा डालना पड़ता है, आउटपुट की कोई श्योरिटी नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो एंड टू करंट अफेयर्स। और स्टैटिक ऑन दी अदर हैंड अगर आपने अच्छे से किया है, तो मेरे को लगता है उसका इनपुट आउटपुट रेशियो काफ़ी बेटर है करंट अफेयर्स से। तो एक बेयर मिनिमम लेवल ऑफ करंट अफेयर्स तो आप प्रिपेयर करो, चाहे वो PT 365 या फिर कोई भी करंट अफेयर्स का आप एक मंथली मैगजीन का सोर्स फॉलो करते हो। न्यूज़पेपर तो एक मैं बोलूँगी कि आपका 30-40% सिलेबस वहाँ से कंप्लीट होगा। तो न्यूज़पेपर तो क्विंट एसेंशियल है। उसके अलावा स्टैटिक में जो आप बुक सेलेक्ट करते हो अपने, मेरे लिए वो 10-12 सेट ऑफ बुक थी और वही है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, कुछ लोग एनसीईआरटी भी फॉलो करते हैं। तो जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो वो आपको, और एक बेयर मिनिमम लेवल ऑफ करंट अफेयर्स प्रिपरेशन कपल्ड विथ न्यूज़पेपर। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, फिर आप प्रीलिम्स रेडी हो जाते हो और साथ में आप काफ़ी सारे मॉक्स लगाते हो प्रीलिम्स के पहले। जैसे मेरे लिए 50-60 के आसपास में मॉक्स लगाती थी, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेके। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप विजन का लगा लो, फोरम आईएएस का लगा लो, इनसाइट्स का लगा लो, कुछ भी, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे एग्जैक्टली प्रीलिम्स के, बट वो 2 घंटे में बैठ के जो प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करने होते हैं, वो उसके लिए आप रेडी हो जाओगे। और आपने मेंस की तैयारी कैसे की, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। मेंस की तैयारी मैं प्रीलिम्स से बहुत अलग नहीं समझती हूँ। मेरे को लगता है एक बहुत इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है प्रीलिम्स और मेंस की। तो सेम चीज़ जो मैंने बताई, जो आपकी स्टैटिक बुक लिस्ट है 10, एक तो सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा करंट अफेयर्स फॉलो करना है। बट एक बार जब आपने फिक्स कर लिया, तो मेरे हिसाब से उन सारे बुक्स को आप एक लिस्ट बना लो और अपनी दीवार पे या फिर स्टडी बोर्ड है जहाँ भी, वहाँ पे चिपका लो कि इन बुक्स के अलावा मेरे को अब कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नया नहीं पढ़ना। उन बुक्स को आप बार बार पढ़ो, रिपीट करो। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, प्रीलिम्स में क्या होता है, आप थोड़ा फैक्ट्स और जो पॉइंट बेस्ड लर्निंग है जो मेंस में हमको लिखना होता है, उसके बजाय आप ज़्यादा फैक्ट्स, वन लाइनर्स और क्रोनोलॉजी, इन सब चीज़ों पे, डेट्स पे ज़्यादा फोकस करते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में फैक्चुअल ज़्यादा होता है, मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। तो तैयारी आप अपनी इंटीग्रेटेड रखो। और जहाँ तक GS 1, 2, 3, 4 की सेपरेट प्रिपरेशन की बात है, तो मैं बोलूँगी कि आप सिलेबस निकाल लो पहले। उसके बाद आपने जो जो बुक्स कर रखी हैं सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे ज्योग्राफी के लिए आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी कर रखी है, तो उसमें आप कोई नया सोर्स मत यूज़ करो। बट जैसे कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मेन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे गवर्नेंस हो गया, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गया जो आपने प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा है, तो फिर उसमें आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है आपको प्रीलिम्स में, मेंस में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी वेटेज कम होता है प्रीलिम्स में एज कम्पेयर टू मेंस में बोलूँगी। तो इन सब चीज़ों के लिए जो आपने प्रीलिम्स के स्टेज पे और इंटीग्रेटेड उतना नहीं पढ़ाई की, उसके लिए आप, मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं तो ओनली आईएएस का मटेरियल काफ़ी फॉलो किया है मैंने, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, गवर्नेंस के लिए, या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो मटेरियल उठा लीजिए और उसको प्रिपेयर कीजिए। तो अगर आपने सिलेबस उठा लिया और आपने देखा कि मेरे एक एक टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो आपके स्टैटिक पोर्शन से कवर हो रहा हो या फिर अगर वो डायनामिक है तो उसके लिए आपने कोई मटेरियल उठा के प्रिपेयर कर लिया, और अगर आप उसको टिक करते चले जाओगे ना, तो यू विल सी कि आपका
जो मेंस का जितना बेस्ट प्रिपरेशन हो सकता था वो हो जाएगा वहाँ पे, बस कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। और फिर से वो प्रीवियस ईयर वाली बात आती है यहाँ पे भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ पे भी आप एनालाइज करोगे आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि वो ना फिर आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रीमलाइन भी कर देती है। अगर आपको नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, एग्ज़ैक्टली कैसे पढ़ना है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के ये क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मैम कैसे पढ़े, स्टार्टिंग कहाँ से करें? तो मैं यही बोलूँगी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करो। वो बेस्ट सोर्स है गाइडेंस के लिए और वहाँ से कभी भी आप मिसगाइड नहीं होगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जैसा मैंने आप लोगों को बताया। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाती है आपकी प्रिपरेशन और साथ में एक डायरेक्शन मिल जाती है कितना पढ़ना है, किस डेप्थ तक पढ़ना है। तो उससे एक जो स्मार्ट प्रिपरेशन बोलते हैं ना हम लोग कि लेबोरियस तो सब लोग होते हैं जो भी इस प्रिपरेशन में आते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि 19-20 का ही डिफरेंस रहता है जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जो नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ तक। तो हार्ड वर्किंग तो सभी होते हैं, बस डिफरेंस कहाँ आ जाता है स्ट्रेटेजी का। तो अगर इशू हो रहा है आपका, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, मेंस नहीं आ रहा है, तो आप हार्डवर्क अपना कंटिन्यू रखिए, बट साथ में थोड़ी सी ना स्ट्रेटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मतलब यूपीएससी का माइंडसेट जानने का तरीका मैं बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है। इसका मैं बोलूँगी कि ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हर टाइप के एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन होता है, जो कोचिंग करके आते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो इसका कोई फिक्स्ड आंसर तो नहीं है, बट अगर आपके पास ऑप्शन है, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप घर पे अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हो सेल्फ स्टडी करके, तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल कुछ टाइम के लिए तो प्रिपेयर करके देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत ज़रूरत है, जैसे मेरे खुद के केस में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैंने फिर कोचिंग की हेल्प ली थी। तो आप कोचिंग भी कर सकते हो, बट ये तो नहीं है कि आप अगर कोचिंग कर लोगे तो कोई श्योर शॉट चांस बन जाता है आपका या फिर अपर एज मिल जाता है। हाँ, अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो कोचिंग एक डायरेक्शन ज़रूर प्रोवाइड करती है। तो टेस्ट सीरीज़ कितनी इम्पोर्टेंट होती है? टेस्ट सीरीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ का मैं ये बोलूँगी कि हर इंसान का थ्रेशोल्ड अलग होता है। प्रीलिम्स में कुछ लोग 100-100 टेस्ट सीरीज़ भी लगाते हैं, कुछ 50 भी लगाते हैं, कुछ 40 भी लगाते हैं। तो अ, मैं ये बोलूँगी कि पहले तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मेंस के अभी मैं पहले प्रीलिम्स का बताती हूँ। तो जैसे आप लोग, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कुछ लोग 24 के लिए भी अपीयर हो रहे होंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप दिसंबर जनवरी तक एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइए, जितने लग सकते हैं आप। अभी आप कोई ऐसा प्रेशर मत बनाइए अपने ऊपर कि मेरे को 100 ही लगाने हैं या 70 लगाने हैं, बट हाँ, जितने लगा सकते हैं, क्योंकि आप जितने टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतने ज़्यादा आपको खुद पता लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। और जहाँ तक मेंस का है, तो मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है टेस्ट सीरीज। मेंस में आपको पता होगा कि क्वेश्चंस 20-20 क्वेश्चन लिखने होते हैं हमको 3 घंटे के अंदर, और ऑन एन एवरेज 7 से 8 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन लिखने के। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो काफ़ी टेस्ट सीरीज जितनी आप लिख सकते हैं, जीएस की, ऑप्शनल की, बिल्कुल भी ज़रूरी है और लिखनी चाहिए आपको। और इन टेस्ट सीरीज के अलावा बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आजकल डेली आंसर राइटिंग कराते हैं। तो मेरे हिसाब से तो लास्ट मोमेंट तक छोड़ने से अच्छा है कि आप लोग अभी से ही एक दो आंसर तो मेंस का ज़रूरी लिखते रहो। और प्रीलिम्स में भी जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट किया, सपोज पॉलिटी का, तो हमारे पास टाइम होता है, हमने बैठ गए, हमने आधे घंटे में 25 क्वेश्चन लगा लिए। फॉर बिगिनर्स मैं बता रही हूँ ये चीज़।
तो ऐसा हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बिल्ड होता कि हाँ, हमने कभी टेस्ट सीरीज़ लगाया नहीं और लास्ट में बहुत ज़्यादा डर भी नहीं लगता। तो टेस्ट सीरीज़ का तो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। एनसीईआरटी की क्या इम्पोर्टेंस है और ओल्ड पढ़े या न्यू? एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। कुछ सब्जेक्ट्स में मैं बोलूँगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने खुद एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। ज्योग्राफी के लिए जैसे मैंने क्लास 6 टू 12 की एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी। मॉडर्न में मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो की, काफ़ी लोग एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं। तो मैं बोलूँगी कि एनसीईआरटी एक बेसिक फाउंडेशन के लिए, तो अगर आप प्रिपरेशन अपनी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़रूर से एनसीईआरटी पढ़ें एक बार सारे सब्जेक्ट्स की। और ओल्ड या न्यू का एज सच कोई इशू नहीं है। आप जो भी एनसीईआरटी है आपके पास, आप फॉलो कर सकते हो। फिर वही बात आ जाती है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं और टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज रहेगी भी तो वो वहाँ पे सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं होती है न्यू या ओल्ड। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी कैसे पढ़े, तो हाँ, ये इशू आता है कि काफ़ी बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज काफ़ी कंसाइज होती है, तो अंडरस्टैंडिंग इशू हो जाती है। तो वहाँ पे आप कोई एक रेफरेंस बुक रख सकते हैं। जैसे अगर इकोनॉमी की एनसीईआरटी में बोलूँ, वहाँ पे समझने में आपको कोई इशू हो रहा है, तो आपने कहीं से, अगर आपके पास कोई रेफरेंस मटेरियल है, जैसे मैंने कोचिंग की हुई थी तो मेरे पास कोचिंग का मटेरियल था, तो उसको कपल करके हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग और इन डेप्थ, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, हमको अपनी नॉलेज उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर की बात करें, और जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती है, तो न्यूज़पेपर, जैसा मैंने पहले भी बोला कि 30 टू 40% आपका सिलेबस न्यूज़पेपर से ही कवर होगा। हम लोग काफ़ी बार शॉक हो जाते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देख के कि ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। बट बात यही है कि अगर हम डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए शॉकिंग नहीं होंगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों को बताती हूँ। अभी लीबिया में आपने सुना होगा कि फ्लड आया, उसमें काफ़ी लोग मरे हैं। तो ये एक वर्ल्ड न्यूज़ है, ग्लोबल न्यूज़। ऐसा हर दिन नहीं होता कि कहीं पे फ्लड आए। और अभी 11,000 डेथ टोल ऑलरेडी हो चुकी है, 10,000 लोग मिसिंग हैं। तो 20,000 लोग अगर किसी कैलामिटी में मर रहे हैं, उसके पीछे एक स्टॉर्म का नाम आ रहा है जिसका डेनियल है। तो अभी अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगी, वो ऐसे ही बनाएगी कि स्टॉर्म डैनियल वाज इन न्यूज़, और बताइए ये किस कंट्री से रिलेटेड है। या फिर मैच द कॉलम्स में आपको दे देंगी ऐसा कुछ। या फिर अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, एक ऑपरेशन कावेरी करके हुआ था, जहाँ पे सूडान से रेस्क्यू किया गया था जो इंडियंस वहाँ पे फंस गए थे। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियां ना आपको न्यूज़पेपर पढ़ के काफ़ी क्लियर, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी डेवलप होती है न्यूज़पेपर पढ़ के। तो बिल्कुल न्यूज़पेपर को हल्के में ना ले। टाइम लगता है स्टार्टिंग में, अग्रीड। बट वो धीरे धीरे, मुझे भी स्टार्टिंग में 2 से 3 घंटे लगते थे न्यूज़पेपर पढ़ने में, बट वो धीरे धीरे वो चीज़ ना आप खुद ही कैटेगराइज करने लग जाते हो कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। तो आप वो टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा और तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स मैगजीन, एक करंट अफेयर्स मैगजीन आप कोई भी फॉलो कर लीजिए, चाहे विजन की हो, चाहे दूसरी भी जो भी आती हो, वाजीराम की, नेक्स्ट आईएएस की। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग इतना सारा मटेरियल पढ़ते हैं ना कि वो एक करंट अफेयर्स मैगजीन में वो एक कंसाइज्ड और कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिल जाता है। तो उसमें क्या, अगर हमने पढ़ लिया और थोड़ा सा मार्क कर लिया, स्क्रिबल कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, तो फिर जैसे हम वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, हेल्प मिल जाती है उस चीज़ से, और रिवाइज भी हो जाता है। और प्लस हमारा कंसेप्ट जैसा न्यूज़पेपर है वही सारी चीज़ें करंट अफेयर्स मैगजीन में आती है, तो एक काइंड ऑफ रिविजन भी हो जाता है हमारा। और टुवर्ड्स द एंड जैसे हम लोग पीटी 365 वगैरह पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से तो अगर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर अपने साल भर पढ़ी है,
फिर आपको अलग से करंट अफेयर्स की तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल एक करंट अफेयर्स की मैगज़ीन मैं सजेस्ट करती हूँ कि पढ़नी चाहिए। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? ये फिर से मैं बोलूँगी एक बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिफर्स फ्रॉम पीपल टू पीपल। कुछ लोग जॉब के साथ भी करते हैं। अभी मैं भी जॉब में हूँ, मैं पुलिस ट्रेनिंग में हूँ, बट मैं भी अभी आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग माय प्रिपरेशन। तो अब वो तो कंपेयर कर पाना मुश्किल है कि कितना टाइम, जितना भी टाइम मिलता है उसको देना होता है। बट हाँ, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम लगता है अगर आपने अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की है, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होती। मैंने बोला ना, अभी जो न्यूज़पेपर पढ़ने में मुझे शायद मुश्किल से 40 से 45 मिनट लगता है, वो एक न्यू एस्पिरेंट को पढ़ने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो ऑब्वियसली जो पढ़ाई मेरी आफ्टर, क्योंकि मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया हुआ है और पूरा पढ़ा हुआ है, या फिर आप लोग में से भी काफ़ी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले, एक बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, उनके कंपैरिजन में अगर कोई नया एस्पिरेंट आता है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा वो सारी चीज़ें पढ़ने में, उसके लिए काफ़ी न्यू है। तो अ, जितना भी टाइम आप दे सकते हो, ऐसा प्रेशर लेके तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बट अगर आप नए एस्पिरेंट हो तो उस टाइम एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो मैं तो स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम दे पाती थी। ऑन एन एवरेज 10-12 घंटे हो जाते थे कोचिंग के साथ मिलाकर। तो आप जितना टाइम दे सकते हैं बिल्कुल दीजिए, और फिर जैसे विद टाइम जितना टाइम मिलता है उसी में मैनेज करना पड़ता है। अभी जो वर्किंग बातें मुझे वो फिर अपनी प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, मोटिवेट कैसे रखना है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशली कोरोना के टाइम जब एग्ज़ाम चल रहा था तो मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल हो गया था कि मोटिवेट रखना। उस टाइम एग्ज़ाम भी काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए पोस्टपोन हुआ था। तो मेरा हुआ था। तो मेरा ये है कि देखिए, यूपीएससी प्रिपरेशन में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक मेजर पार्ट ऑफ योर डे जो है वो आप पढ़ाई को दे रहे हैं। आपकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर्टेल हो जाती हैं, जैसे किसी फैमिली फंक्शन में जाना मिस हो जाती हैं काफ़ी बार। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो नहीं जाइए, जाइए, बट बहुत ज़्यादा करना भी गलत होगा फिर, क्योंकि वो उसके लिए कहीं न कहीं आप अपने डेली रूटीन से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। और इस एग्ज़ाम में कंटिन्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका कॉम्पिटिशन जो है आपको पता है काफ़ी आपका कॉम्पिटिशन जो है आपको पता है काफ़ी अ, मेहनती लोगों से है, तो हमको भी उस लीग में बने ही रहना है, वरना फिर हम पिछड़ जाते हैं। तो मोटिवेशन के लिए 1-2 चीज़ें मेरे हिसाब से, पहले तो ये है कि हमको हमारे अगर हम घर से दूर रह रहे हैं तो फैमिली के साथ तो बिल्कुल बातचीत करती रहनी चाहिए, और उनके साथ ओपन रहना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप देख रहे होंगे आजकल कोटा में कितने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे सुसाइड्स कर ले रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि हम शेयर नहीं करते हमारे अंदर क्या चल रहा है। आजकल ये बहुत बड़ा इश्यू हो गया है कि हम सब कुछ अपने अंदर लेके रखे रहते हैं। तो जब हम शेयर करेंगे, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, तो हमको अच्छा लगता है, और फिर वो कुछ ऐसा सजेशन भी दे देते हैं जो हमारा दिन बना देता है। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा, मैं बोलूँगी कि थोड़ा-सा बाहर निकलिए, आपके आस-पास जो भी पार्क है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, जहाँ भी आप लोग जाते हैं प्रे करने के लिए। दूसरा, मैं बोलूँगी कि थोड़ा-सा बाहर निकलिए, आपके आस-पास जो भी पार्क है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, जहाँ भी आप लोग जाते हैं प्रे करने के लिए, जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। कुछ योगा प्रैक्टिशनर्स हैं तो आप योगा कर सकते हैं। कुछ फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान रहता है तो आप रनिंग कर सकते हैं। रनिंग करने के बाद भी एक काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। और बीच-बीच में टाइम निकालिए, जैसे अगर आप 6 डेज़ अ वीक फॉलो कर रहे हैं तो संडे को थोड़ा टाइम निकालिए, कहीं बाहर घूम के आइए। तो ऐसे आपको थोड़ा बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। 365 दिन 24 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए।
तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए बिल्कुल। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना ये वो हमारी पर्सनल चॉइस है और आजकल ये काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिए आप लोग। नोट्स कैसे बनाना है? अलग-अलग सोर्सेज़ हैं। पहले तो आप अपना मोड डिसाइड कर लीजिए। कुछ लोग आजकल ऑनलाइन प्रेफ़र कर रहे हैं, एवरनोट वगैरह में, कुछ लोग नोटबुक के साथ। तो नोट्स मैं बोलूँगी आप स्टार्टिंग में बहुत परेशान मत होइए नोट्स बनाने को लेके, क्योंकि होता क्या है कि स्टार्टिंग में मैंने बताया जैसे सब कुछ नया, तो वी एंड अप राइटिंग डाउन एवरीथिंग इन आवर नोट्स। उसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए जिस जो कि 1-2 बार अपना सिलेबस पढ़ने के बाद डेवलप होती है। तो थोड़ा आप पेशेंस रखिए, मैच्योरिटी, सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए जिस जो कि 1-2 बार अपना सिलेबस पढ़ने के बाद डेवलप होती है। तो थोड़ा आप पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट करिए और थोड़ा वेट करिए और जब आपको चीज़ें क्लियर होने लगे, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े एनालाइज कर लिए और आपको पता है कि अच्छा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उन चीज़ों को फिर आप अपने नोट्स में डालिए। और मोड कोई सा भी हो सकता है, पेन, पेपर, ऑनलाइन, उसका इशू नहीं है। प्लान बी रखना चाहिए या नहीं? ये तो देखिए, प्लान बी तो नहीं बोलूँगी, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप मेहनत कर ही रहे हैं किसी चीज़ में और उससे आपको आउटपुट मिल सकता है, मोटिवेशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो बीच में कुछ ऐसा हो जाए जिससे और मोटिवेशन मिल सकता है, तो व्हाई नॉट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने किसी स्टेट पीसीएस में अपीयर किया, किसी अच्छे गवर्नमेंट लेवल एग्ज़ाम में अपीयर किया और आपका सिलेक्शन हो जाता है उसमें, तो बुराई क्या है? वो एक बूस्ट एज़ अ मोटिवेशन ही काम करेगी आपके लिए। जैसे मैं अपने केस के बारे में बताऊँ तो मैंने यूपी पीसीएस 2020 में भी अपीयर किया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था उस साल। बट मैंने यहाँ पे जॉइन किया। तो वो एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद ना पहले मेरा यूपी पीसीएस का रिज़ल्ट काफ़ी पहले आ गया था और यूपीएससी का रिज़ल्ट क्योंकि पोस्टपोन हुआ था एग्ज़ाम तो वो भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था मेरे लिए कोरोना के टाइम में कि अच्छा अभी एक जगह सिलेक्शन हो गया है, अभी बस मेहनत। तो वो भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था मेरे लिए कोरोना के टाइम में कि अच्छा अभी एक जगह सिलेक्शन हो गया है, अभी बस मेहनत करके और आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल प्लान बी नहीं, बट इसको एज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन ही समझ के बिल्कुल एक सिमिलर काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स में अपीयर होना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी किसी नेचर ऑफ एग्ज़ाम बिल्कुल भी अलग है और उसके लिए आपको अपना यूपीएससी का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। कुछ इनिशियल ईयर्स तो आपको बिल्कुल यूपीएससी डेडिकेटेड देने चाहिए अगर आप अ, इधर आप अपना 100% देना चाहते हैं, क्योंकि खुद ही इसका सिलेबस इतना वास्ट है और साथ में कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा है। तो इनिशियली आप कुछ टाइम दीजिए, बट फिर वो एक ना मैच्योरिटी आ जाती है आपके अंदर कि अच्छा ठीक है, अब मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। अब थोड़ा-सा अगर मैं 1-2 एडिशनल बुक्स पढ़ के मैं सिमिलर नेचर ऑफ एग्ज़ाम जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं। तो अगर वो दिया जा सकता है तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन आता है। दूसरी चीज़, एक इनपुट आउटपुट की जो बात है ना, वो सारे एग्जाम्स उनके लिए भी आपका बेस तो रेडी ही रहता है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा अगर पुश करने से आपको एक अपर एज मिल जाए तो बिल्कुल बिल्कुल भी करना चाहिए आपको। इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। मुझे इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिले थे। आई गॉट 193। मेरा बोर्ड स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था। अ, मैंने अपने इंटरव्यू को काफ़ी रॉ रखा था। 1-2 चीज़ें मैंने फ़ॉलो की थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए थे। मैंने अराउंड 4-5 ही मॉक्स दिए थे। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। और दूसरी चीज़ कि मैंने अपने डैप्थ पे काम किया था। जैसे कि आप
डैफ जो अपना फिल करते हैं उसमें वर्ड टू वर्ड आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि फिर मोस्टली तो क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। मेरे साथ हालांकि ये हुआ था कि कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी आए थे। जैसे मैं एक दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताऊं तो मेरे से ये पूछा गया था कि अगर आपको 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाती है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा। तो अ, ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिर वहाँ पे आपका कॉमन सेंस और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आती है कि अच्छा आप वो टैकल कैसे करते हो। आप समझ पा रहे हो कि जो एग्जामिनर है वो क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये बोलूँगी कि इंटरव्यू लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप यहाँ से एकदम कूल हेड से जा रहे हो तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं सॉल्व हो गई। अभी सपोज करो आप एक किसी पर्टिकुलर बोर्ड का सोच के जा रहे हो कि अच्छा इस बोर्ड में आ जाए तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट वहाँ जाके आपको एकदम जिस बोर्ड में आप नहीं चाहते थे उसमें मिल गया। अगर आप वहाँ पे अपना कूल लूज कर देते तो वो डेफिनेटली आपके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ मार्क्स दीजिए, आते थे उसमें मिल गया। अगर आप वहाँ पे अपना कूल लूज कर देते तो वो डेफिनेटली आपके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ मार्क्स दीजिए, अपने डैफ अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और साथ में करंट अफेयर्स की आपकी इंटरव्यू के टाइम में मैं बिल्कुल बोलूँगी आप 2 से 3 न्यूज़पेपर्स पढ़िए। अ, जितने भी करंट डेवलपमेंट्स हैं उनके नोट्स बनाइए, अपडेटेड रहिए, क्योंकि इंटरव्यू इज़ नॉट ओनली अबाउट योर पर्सनैलिटी। वहाँ पे आपकी प्रिपरेशन भी चेक होती है कि आप कितने अच्छे से प्रिपेयर होके आए हैं इंटरव्यू के लिए। और प्रिपरेशन चेक करने का बेस्ट सोर्स है आपका नॉलेज टेस्ट करना, जो कि जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं उस पे डिस्कशन से पता लग जाता है। तो बिल्कुल सेलेक्ट आप लोग उस पे ध्यान दीजिए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इंटरव्यू अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं और एक रॉ माइंड के साथ जाते हैं। अ, आप मैंने यूपीएससी क्यों सेलेक्ट किया, ये पहले तो फैमिली की तरफ से था बचपन से कि हाँ एक काफ़ी प्रेस्टिजियस सर्विस है, बट वो इम्पोर्टेंस आपको नहीं समझ में आती जब तक आप खुद प्रिपरेशन में नहीं आते हो। तो प्रिपरेशन में आने के बाद काफ़ी कुछ पढ़ाई की, काफ़ी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुआ, फिर जाके समझ में आया कि ये सर्विस की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि आप लोग अभी काफ़ी सारे स्कीम्स पढ़ते हो, जब आप इन सर्विसेज में आते हो यूपीएससी में, आज जैसे आपको पता होगा 20+ सर्विसेज ऑफर करती हैं यूपीएससी अपने एग्जाम के थ्रू। तो आपको वो सारे इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है और ग्राउंड पे एक फील्ड सर्वे से लेकर उसको चेंज करने तक का मौका मिलता है। तो डेफिनेटली अभी वही मोटिवेशन है। अभी तो काफ़ी कुछ काम करने को मिल रहा है तो और भी ज़्यादा मोटिवेशन आ रहा है कि और आगे बढ़े और अच्छा करे। तो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि ये कॉन्वर्जेशन हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। और अभी जो भी आप लोगों की क्वेरीज है मैं वन बाय वन उसको एड्रेस करने का ट्राई करती हूँ। अ, दिन रात पढ़ने वाली बात पे मैं ये बोलूँगी कि दिन रात का तो इशू नहीं होता है। मैं बोला ना जैसे आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी की बात है, कभी कभी हार्ड वर्क गलत डायरेक्शन में करने पे भी आउटपुट नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे हमको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होती है। बाकी हार्ड वर्क तो सबका मोर और लेस सेम ही होता है। हाँ, कंसिस्टेंसी बनाई रखनी होती है। अभी अगर आप 365 दिन में सपोज आप पूरे साल मेहनत कर रहे हैं और एक तरफ आप 2 महीने मेहनत कर रहे हैं फिर 1 महीने का रेस्ट ले रहे हैं, तो में डिफरेंस तो आ ही जाता है। तो बस हो जाता है, आप करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और अपनी स्ट्रैटेजी सही रखिए। बिना कोचिंग पीसीएस के बारे में मैं ये बोलूँगी, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आप अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मर्ज करके जो भी है उसको पिन टू पॉइंट, पिन टू पिन बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए। और फिर आपका जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट
का अलग से मटेरियल पढ़ना होता है, उसको पढ़िए आप, और बिल्कुल होगा आपका, वो ट्राई करना चाहिए। सीसैट की स्ट्रैटेजी, सीसैट आजकल काफ़ी डाइसी हो गया है, तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे भी वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हैं, और साथ में मैं बोलूँगी कि सीसैट को आप लास्ट के लिए मत छोड़िए। थोड़ा ना अपने प्रिपरेशन शेड्यूल में आधा 1 घंटा डेली, इफ़ नॉट डेली, एटलीस्ट एग्ज़ाम के 4-5 महीने पहले से आप देना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज़ इन द एंड क्या होता है कि आपने जीएस काफ़ी अच्छे से कर लिया, बट सीसैट में इश्यू आ गया, तो फिर हमारा आउटपुट ज़ीरो हो जाता है, हमारे साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो सीसैट का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, 8-10 साल का जितना भी मिलता है उसको एनालाइज़ कीजिए, बैठ के प्रैक्टिस करिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, और फिर आप डेली सीसैट के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करिए, आधा घंटे 1 घंटे, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जॉब के साथ प्रिपेयर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, काफ़ी लोग करते भी, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होता भी है। वही बात है, जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी प्रिपरेशन रखनी होती है। अभी आप जॉब में हैं तो जैसे कुछ लोग कम्यूटेशन टाइम में भी कुछ वीडियो लगा लेते हैं, सुन लेते हैं, न्यूज़पेपर ऑफिस में बैठे थोड़ा टाइम मिला उसमें न्यूज़पेपर थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ लिया, तो जिस हिसाब का टाइम है उस हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी बिल्कुल जॉब के साथ भी प्रिपेयर किया जा सकता है, मैं खुद कर रही हूँ जॉब के साथ प्रिपेयर। केस स्टडी terminologies in ethics paper. If there are issues in terminologies, I would suggest that either you can Google जो भी आपको terminologies में issues आ रहे हैं, and also there are a lot of materials on ethics available in market, so you can access any one of those materials. There are basic set of like 50 to 60 terminologies in ethics, so do prepare that. Also there are questions bank available with solved papers, so you can also access that and solve like the previous 10 to 15 year questions. So 60 to 70% of the issues will be covered from there. And as far as case studies are concerned, so it will not come in 1 or 2 days. For case study you have to uh, keep on practicing. I suggest that, just like I was telling about CSAT, so you can keep case studies in your daily schedule, or like twice or thrice a week, and you can get it peer reviewed, or you can also get sample questions. They're available on net and many other platforms. There are books also available specifically for case study, so you can practice from there, and daily improvement will come, and your case studies will improve. करंट अफेयर्स के लिए मंथली या फिर पीटी 365, मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने मंथली पढ़ा हुआ है और साथ में न्यूज़पेपर किया हुआ है, फिर पीटी 365 इज़ जस्ट अ रिपीटिशन ऑफ दैट। अगर आप नोटिस करेंगे तो पीटी 365 जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है उसी को स्किम करके बनाई होती है, जो कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपने किया हुआ है करंट अफेयर्स ढंग से साल भर, तो आई डोंट थिंक कि अलग से ज़रूरत पड़नी चाहिए। और आप अपने करंट अफेयर्स की मैगजीन में ही अंडरलाइन कर सकते हैं, और जो भी लिख सकते हैं प्रीलिम स्पेसिफिक कंटेंट है, तो आपका मंथली वो कवर होते चला जाएगा। स्टार्टिंग कैसे करनी है, मैं वही बोलूँगी, पहले तो आप सिलेबस उठा लीजिए, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, और थोड़ा-सा उसको बैठ कर देखिए, एनालाइज़ कीजिए, क्या है, कैसे है। फिर वो 2-3 दिन तो आप सिर्फ यही काम कीजिए। उसके बाद एक बार जब आपको चीज़ें समझ में आने लगी, तब आप किताब खोल के बैठिए। आपको थोड़ी-सी चीज़ें समझ में आएँगी कि अच्छा मुझे कैसे पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे आपका काम आसान होगा फिर।
पहले एनसीईआरटी, हाँ, पहले अगर आप बिगिनर है तो आई विल सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, और एक फाउंडेशन बनने के बाद फिर आप उसके बाद उसको कपल कर सकते हैं किसी रेफरेंस बुक के साथ। बट एनसीईआरटी से भी पहले वही सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर से एनालाइज कीजिए। और डैनिप्स और आईपीएस का करियर प्रोग्रेशन, डैनिप्स और आईपीएस एक आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस है, और करियर प्रोग्रेशन दोनों, डैनिप्स जो है वो एक ग्रुप बी सर्विस है, तो दोनों एसीपी लेवल पे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आईपीएस में प्रमोशंस फास्टर हैं, और डैनिप्स में भी आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ सर्विस हमारा भी इंडक्शन हो जाता है आईपीएस में। तो दैट इज़ हाउ द करियर प्रोग्रेसेस, और बाकी आपको डिटेल्स जो है वो इंटरनेट पे मिल जाएंगी। फॉर सेल्फ स्टडी डेली 2 GS पेपर एंड न्यूज़पेपर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज सफिशिएंट। हाँ, वंस यू कंप्लीट योर स्टैटिक पोर्शन, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप उससे आपको आइडिया लग गया कि अच्छा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस डेप्थ तक पढ़ना है। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर ज़रूर से रखिए, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन ज़रूर से रखिए, सीसैट का थोड़ा-सा करते चलिए, और जीएस ठीक है, 1-2 उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सिलेबस टुवर्ड्स द एग्ज़ाम वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू हू आर अपीयरिंग इन 2024 एग्ज़ाम, और जो आगे भी अपीयर होने वाले हैं। जो भी आप लोग के डाउट्स हैं, आई होप कि मैंने वो सारे एड्रेस किए होंगे, and it was wonderful being a part of this session. Thank you.